हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का हमारा जो विषय है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इस विषय के ऊपर दोस्तों मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आप लोगों को उसका उत्तर देना है, जो 2 नंबर के होते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा है कि शिक्षण क्या है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो आपका शिक्षण का कार्य क्या है, एक द्विमार्गी प्रक्रिया जिसके द्वारा विचारों क्या होता है, आदान और प्रदान होता है। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, पढ़ाना, शिक्षा देना या ज्ञान देना। यह शिक्षक शिक्षार्थी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अंतःक्रिया। ठीक है, ये जो शिक्षण का कार्य है यह शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थिति का एक अंतःक्रिया है, इसी द्वारा ये संपन्न होता है। एवं इस अंतःक्रिया का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, पाठ वस्तु। क्योंकि दोस्तों एक अध्यापक एक छात्र को कोई पाठ वस्तु के सहारे उसको पढ़ाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थी को निर्धारित विषयों में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हेतु ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करता है। ठीक है, इस विषय में इस प्रक्रिया में शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थी को निर्धारित जो विषय होते हैं उसके विषय में वो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हेतु उस बालक को देता है। ठीक है, मतलब प्रदान करता है कुशलतापूर्वक। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सफलता का मूल्यांकन इस तथ्य पर निर्भर करता है कि पाठ वस्तु के विषय में शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षार्थी कितने योग्य है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो मूल्यांकन है ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो पाठ वस्तु को जो विषय पढ़ाया गया है शिक्षक द्वारा उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का जवाब विद्यार्थी कितने देने योग्य है। दोस्तों इसमें और देख लेते हैं हम लोग। बीओ स्मिथ के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं, शिक्षण क्रियाओं की एक प्रविधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करता है। मतलब कि जो शिक्षण क्रिया क्या है, एक विधि के समान है जो बालक को सीखने के लिए अंदर से क्या प्रेरित करता है। ठीक है, जागृत करता है, उत्सुकता पैदा करता है। चलिए और हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इसमें प्रश्न पूछा कि उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता है। जो उत्तम शिक्षण है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जो पहला है आपका अधिगम सीखने में सहायक। चलिए इसके बारे में अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, कुछ लाइनें हैं। शिक्षण का माध्यम शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। मतलब कि शिक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा छात्र को विभिन्न विषयों का क्या किया जाता है, ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को सीखते हैं। इस शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी विभिन्न विषयों को क्या कहते हैं, सीखते हैं, जिनकी आवश्यकता उनका सर्वांगीण विकास करने में होती है। ठीक है, उस बालक का सर्वांगीण विकास में। सेकेंड आपका पॉइंट है सूचना संप्रेषण। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो संभवतः किसी भी परिवेश में हो सकती है एवं इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। यह ज्ञानार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, आप लोग दोस्तों हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या दिया कि छात्रों का व्यवहारिक या व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षण के द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी को विभिन्न प्राचीन एवं सामयिक सूचना देता है। मतलब कि शिक्षण के द्वारा एक टीचर छात्र को क्या देता है, विभिन्न जो प्राचीन हो या समय समय पर जो घटनाएं होती हैं उसको प्रदान करता है। शिक्षार्थी को जैसे सूचना दी जाती है वे वैसे ही व्यवहार करने की ओर प्रेरित हो जाता है। मतलब कि आप एक छात्र को जैसे आप शिक्षा देंगे छात्र उसी के अनुरूप वो व्यवहार करेगा। देखिए आपका चौथा पॉइंट क्या है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। शिक्षण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण शिक्षण है या एक प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण जिसके द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की क्या जाती है, पूर्ति कर ली जाती है या की जाती है। देखते हैं आप थर्ड प्रश्न क्या पूछा है कि शिक्षण के उद्देश्य आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। शिक्षण का उद्देश्य क्या है,
इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षण के उद्देश्य। पहला पॉइंट है छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना। छात्र के अंदर किसी भी विषय पर स्वयं निर्णय लेना, ठीक है, ये गुण छात्र के अंदर पैदा किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है छात्र को उसके जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान प्रदान करना, मतलब छात्र को उसके जीवन से उपयोग क्या करना, ज्ञान प्रदान करना। आपका थर्ड पॉइंट है छात्र की मानसिक शक्तियों का विकास करना। जो छात्र की मानसिक शक्तियां हैं उसको विकास करना शिक्षण का एक उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है छात्रों में संवेदनशीलता का विकास करना, ठीक है, संवेदनशीलता का। और आपका पांचवा पॉइंट है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर करने के योग्य बनाना। अब आपका 6 पॉइंट है छात्रों के क्रियात्मक पहलू का विकास करना। आपका 7 पॉइंट है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों का विकास करना। जो छात्र के रुचियां हैं उनको भी विकास करना। अब आपका 8वां पॉइंट है छात्रों को नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करना। एक नए ज्ञान के लिए छात्र को क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। ये उसका उद्देश्य हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे आवश्यकता और महत्व। शिक्षण एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, एक कौशल युक्त प्रक्रिया है। शिक्षण का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करना होता है। जो शिक्षण का कार्य क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड पॉइंट है आपका है छात्रों के व्यवहारों में मनोवृत्तियों में शिक्षक द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है, मतलब छात्र के जो व्यवहार और जो मनोवृत्तियां हैं उसमें क्या शिक्षण के द्वारा उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट वर्तमान तथा भावी जीवन की सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है, ठीक है, वर्तमान या भावी जो जीवन की सफलता के लिए शिक्षण क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। आपका चौथा पॉइंट दोस्तों हम लोग देखेंगे, इसमें क्या दिया है कि अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। आपका जो 5वां पॉइंट है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण आवश्यक है, ठीक है, जो छात्रों को क्या करना है, ज्ञान प्रदान करने हेतु शिक्षण आवश्यक है। आपका जो 6 पॉइंट है शिक्षण छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। और आपका 7वां पॉइंट है शिक्षण छात्रों को जीवन के अनुभवों से अवगत कराता है। आपका जो 8वां पॉइंट है शिक्षण द्वारा छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया के प्रति क्या होती है, उत्सुकता जागृत की जाती है। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आप देखिए आपका शिक्षण कंप्लीट हो गया। अब हम दोस्तों संप्रेषण से प्रश्न लिए। संप्रेषण का क्या आशय है, संप्रेषण की एक परिभाषा लिखिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कम्युनिकेशन की एक परिभाषा। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, ठीक है, लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द है, ठीक है, जो आपका संप्रेषण है वह अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द है। कम्युनिस्ट शब्द का तात्पर्य कॉमन या सामान्य। संप्रेषण शब्द के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होती है, ठीक है, जो संप्रेषण शब्द के अंतर्गत इसमें क्या है, जो आपका प्रेषण जो क्रिया है वो प्रभावी होती है, जिसका अर्थ होता है किसी विचार या संदेश अथवा वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। विचार, संदेश या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना एक प्रेषण का प्रभावी होता है। चलिए इसमें और देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में भावों तथा विचारों का एक पक्षीय स्थानांतरण न होकर पारस्परिक रूप से आदान प्रदान होता है, ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया में भावों तथा विचारों का एक पक्षी न होकर, ठीक है, यह हस्तांतरण होकर पारस्परिक रूप से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों एवं संदेशों को एक दूसरे क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एक और पॉइंट देख लेते हैं। संप्रेषण में हम शाब्दिक मतलब वर्बल एंड अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल दोनों प्रकार के संकेतों का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं किसी की परिभाषा, किसी के मत के अनुसार न्यूमर तथा समर के अनुसार संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की एक कला है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें प्रश्न पूछा है कि एक अच्छे संप्रेषण में कौन सी विशेषता होनी चाहिए। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, जो आपका संप्रेषण क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आपका सेकेंड पॉइंट देखेंगे, संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया। संप्रेषण क्या है, एक पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। आपका जो मैं थर्ड पॉइंट लिया हूँ, इसमें क्या है कि संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संप्रेषण में क्या दिया जाता है, विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपको जो चौथा पॉइंट है, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण का आवश्यक अंग है। जो प्रभावशाली संप्रेषण है, कम्युनिकेशन जो आपका है क्या है, उत्तम शिक्षण का एक आवश्यक पक्ष है। तो आपका पांचवा पॉइंट है, संप्रेषण में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष जैसे भावनाएं, विचार, संवेग, सूचनाएं एवं संवेदनाएं सम्मिलित होते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखें हम लोग, संप्रेषण क्या है, गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। और आपका जो सातवां पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतरक्रिया होती है। जो संप्रेषण की प्रक्रिया, इसमें क्या होती है, परस्पर अंतरक्रिया होती है, अतः पृष्ठपोषण होना भी आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। इसमें प्रश्न पूछा कि संप्रेषण के प्रमुख घटक कौन कौन से। ठीक है, जो घटक है संप्रेषण के कौन कौन से हैं, तो चलिए इसको उत्तर हम लोग देखते हैं। संप्रेषण के तत्व, पहला घटक में देखते हैं प्रेषण। ठीक है, संदेश प्रेषक एवं माध्यम की सफलता का मूल आधार होता है। ठीक है, जो संदेश हो गया, प्रेषक हो गया और माध्यम हो गया, ये सफलता का मूल आधार होता है। शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने में प्रेषक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो आपका शिक्षण संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए किसकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, वह प्रेषक की। इसके बिना संप्रेषण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब कि यहाँ पर एक प्रेषक, एक आप टीचर, ऐसे टीचर मान सकते हैं। ठीक है, इसके बिना आप कल्पना भी नहीं कर सकते, एक प्रेषक के बिना संप्रेषण की। यह संप्रेषण प्रक्रिया वह प्रारंभिक बिंदु है जिससे विचारों तथा भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, जिसके द्वारा विचार तथा भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या जाता है, पहुंचाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट, संदेश। इसको आप मैसेज के नाम से जानते हैं। सामान्य भाषा में संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक उद्दीपक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक उद्दीपक का कार्य करता है आपका संदेश, जिसका प्रेषण संदेश भेजने वाला के माध्यम से किया जाता है। मतलब जो प्रेषण होता है, जो एक टीचर होता है, उसके द्वारा ये भेजने वाला कार्य किया जाता है, इसी के माध्यम, संदेश के माध्यम से। शैक्षिक भाषा में संवेद से आशय पाठ वस्तु से। ठीक है, इसमें बताया जाता है जो शैक्षिक भाषा में दिया जाता है इसके पाठ वस्तु से। प्रेषण ग्राही, ठीक है, प्रेषण मतलब क्या होता है, रिसीवर। ठीक है, एंड अचीवर को कुछ भी सिखाने के लिए अपना अनुभव व ज्ञान का प्रयोग करता है। ठीक है, मतलब कि प्रेषण क्या करता है, ग्राही को सिखाने के लिए, कुछ भी सिखाने के लिए क्या करता है, वो अपना अनुभव व ज्ञान का प्रयोग करता है, जिसे वह शिक्षण के माध्यम से प्रेरित करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संदेश बोलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे माध्यम। ठीक है, मीडिया। जिस साधनों की सहायता से संदेश श्रोता आदि को संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण का माध्यम कहलाता है। ठीक है, माध्यम प्रेषक तथा प्रापक के मध्य मेल कराते हैं। जो माध्यम क्या है, जो प्रेषण होता है, जो मतलब एक टीचर होता है, प्रापक मतलब एक छात्र होता है, इन दोनों के मध्य क्या करता है, एक मेल कराता है। यह दोनों के मध्य मध्यस्थता का कार्य करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट देखें, ग्राही। ठीक है, संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक उसमें प्राप्तकर्ता न हो। प्राप्तकर्ता मतलब एक छात्र, उसको प्राप्त करता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसमें ग्राही मतलब एक छात्र को रखा गया है। स्रोतों द्वारा, ठीक है, स्रोत द्वारा प्रेषित भावों को जिस व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। मतलब कि जो एक टीचर बता रहा है
एक छात्र जो ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उसी को प्राप्त करता है बोलते हैं। ग्राही अथवा ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला, सीखने वाला। संप्रेषण के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने वाला ग्राही कहलाता है, जिसको मैं आप लोगों को बता दिया था। संप्रेषण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, संप्रेषण, संदेश और ग्राही। तीनों का ही आपस में अन्योन्याश्रित संबंध है, तीनों का, ठीक है। यहाँ दोस्तों दिखा दिया है संप्रेषक, ठीक है, संदेश, ये आपका ग्राही होता है, ठीक है। ये तो प्रतिपुष्टि बाद में, लेकिन ये तीनों आपका मेन होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संप्रेषक अर्थात शिक्षक ने छात्रों को, मतलब छात्र यहाँ ग्राही हो गए, छात्रों को जिस किसी भी विषय की महत्वपूर्ण बातों की सूचना दी उसको, ठीक है, ग्राही को मतलब कितना सीखा, उससे कितना उपलब्धि हुई, मतलब छात्र कितना सीखा, छात्र को कितनी उपलब्धि हुई, इसको संप्रेषक बीच बीच में छात्रों की सहभागिता से जान लेता है, ठीक है। मतलब कि छात्र कितना सीखा, यह बीच बीच में एक टीचर छात्रों की सहभागिता से जान लेता है कि वह सीखा या वह समझ रहा है या नहीं, वो जो टीचर बता रहा है उस बातों को छात्र सीख रहा है कि या नहीं। अब दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या दिया है कि वैयक्तिक एवं सामूहिक संप्रेषण में क्या अंतर है। वैयक्तिक और सामूहिक जो संप्रेषण दो होते हैं, इसमें क्या अंतर है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने इसको देख लेते हैं, वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है। शिक्षक जब प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देता है तो इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। जब शिक्षक, ठीक है, शिक्षक क्या करता है, जब प्रत्येक छात्र को ठीक है, व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करता है, इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। वैयक्तिक संप्रेषण में शिक्षक प्रत्येक छात्र को पृथक पृथक शिक्षण प्रदान करता है, ठीक है। वैयक्तिक संप्रेषण को परिभाषित करते हुए A.P. मेलविन ने कहा है कि, चलिए इनका दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान या व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तिगत संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है, विचारों के आदान प्रदान या व्यक्तिगत वार्तालाप जो है उसके द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता प्रदान करना तथा आदेश तथा निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से अलग अलग साक्षात्कार करना, ठीक है। मतलब कि इसमें दोस्तों आदेश तथा निर्देश प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक को प्रत्येक बालक से अलग अलग क्या करना, साक्षात्कार करना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका नॉलेज लाना चाहिए। नेक्स्ट आपका सामूहिक संप्रेषण, ठीक है। सामूहिक संप्रेषण का अभिप्राय कक्षा शिक्षण से है, ठीक है। जो सामूहिक संप्रेषण है इसका अभिप्राय क्या है, कक्षा शिक्षण से है, ठीक है। जो आपने एक देख लिया था, ठीक है, कौन सा दोस्तों, ये आपका था व्यक्तिगत, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं, एक टीचर एक ही बालों को देखता है। लेकिन जो आपका सामूहिक होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, यह देखिए देख लेते हैं। सामूहिक संप्रेषण का अभिप्राय कक्षा शिक्षण से है। सामूहिक संप्रेषण में समान मानसिक क्षमता वाले छात्रों का विभिन्न समूह बना दिया जाता है। जो आपका सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, जो समान मानसिक या क्षमता वाले छात्र को विभिन्न समूह बना दिया जाता है। इन समूहों को दूसरे शब्दों में कक्षा कहते हैं, ठीक है। इनको दोस्तों क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में कक्षा मतलब क्लास कहते हैं। कक्षा एक क्या है, सामूहिक इकाई होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे छात्र होते हैं। विद्यालय में शिक्षक कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को सामूहिक रूप से एक साथ शिक्षण प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामूहिक संप्रेषण में शिक्षक कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ, ठीक है, शिक्षण प्रदान करता है तथा जो सभी छात्र होते हैं वो शिक्षक से सामूहिक रूप से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि संप्रेषण को प्रभावी बनाने के उपायों का वर्णन कीजिए। आप संप्रेषण को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। प्रभावी संप्रेषण के तरीके, पहला है उद्देश्य पूर्णता, ठीक है, उद्देश्य पूर्णता देख लेते हैं। उद्देश्यहीन कार्य प्रभावी व संतुष्ट करने वाला नहीं होता। जो
उद्देश्यहीन कार्य होता है वह प्रभावी व संतुष्ट करने वाला नहीं होता है। अतः प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षक के उद्देश्य स्पष्ट एवं विशिष्ट होना चाहिए। जो प्रभावी संप्रेषण है उसके लिए शिक्षक के उद्देश्य स्पष्ट और क्या होना चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। जो सेकेंड पॉइंट है आपका है आदेशात्मक के बजाय निर्देशात्मक शिक्षण संप्रेषण आदेशात्मक न होकर क्या होता है वह निर्देशात्मक होना चाहिए। अर्थात कक्षा का वातावरण कठोरता एवं निरस्ता से युक्त न होकर सरलता, सहजता, सौहार्दता, स्नेह व सहानुभूति से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि आपका निर्देशात्मक होना चाहिए, मतलब कि जो कक्षा का वातावरण कठोर और निरस्ता से युक्त होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें सरलता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, ठीक है, और सहानुभूति इसमें होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अभिप्रेरणा पूर्व संप्रेषण संपूर्णतः प्रेरणा पर आधारित होनी चाहिए या होना चाहिए। संप्रेषण किस पे होना चाहिए, वह प्रेरणा पर आधारित होना चाहिए। वह छात्रों के पूर्व अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, छात्र के पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए, साथ ही उनकी रुचियों तथा प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि साथ ही उस छात्र को रुचियों तथा जो प्रवृत्तियां हैं उनको विकसित करने वाला होना चाहिए। आप दोस्तों हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट बाल केंद्रित। वर्तमान शिक्षा क्या है, वह बाल केंद्रित शिक्षा है। अतः संप्रेषण भी तभी प्रभावी हो सकता है जब वह बाल केंद्रित हो। प्रभावी संप्रेषण के लिए छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी सहभागिता के साथ शिक्षण कराया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रभावी संप्रेषण के लिए छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नताएं जो हैं उसको ध्यान में रखकर, ठीक है, उनको एक साथ कर ठीक है, शिक्षण का कार्य कराना चाहिए। दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या पूछा है कि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक प्रभावशाली संप्रेषण तभी संभव होता है जबकि संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाए। ठीक है, एक प्रभावशाली संप्रेषण तभी संभव होगा जब इसमें कोई भी बाधाएं आ रही हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला आपका है संप्रेषण में सरल, सुगम, सुबोध तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, संप्रेषण में आपका सरल होना चाहिए, सुगम और सुबोध तथा स्पष्ट जो भाषा है उसका प्रयोग होना चाहिए। आपका सेकेंड पॉइंट है संप्रेषण प्रक्रिया में बाधित तत्वों पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए। आपका थर्ड पॉइंट है प्रतिपुष्टि की ठीक तथा उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आपका चौथा पॉइंट है विलंबित तलों पर नियंत्रण करना। आपका पांचवा पॉइंट है श्रेष्ठ श्रवणकर्ता का गुण होना। ठीक है, आपका नेक्स्ट है 6 है ध्यानपूर्वक श्रवण करना। और सातवां आपका है सक्रिय श्रवणकर्ता की आदत का विकास होना चाहिए। आपका आठवां है उत्तम श्रवणकर्ता ही उत्तम संप्रेषण करता होता है। जो उत्तम श्रवण करता है, ठीक है, मतलब जो उत्तम सुनता है, ठीक है, श्रवण मीन्स क्या होता है, सुनना, वो संप्रेषण करता होता है। नेक्स्ट आपका है तथ्यों का पूर्व श्रवण होना चाहिए। ठीक है, अब आपका 10वां पॉइंट है लिखित संदेश को गंभीरता से पठन। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें पूछा है कि संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी क्या उपयोगिता है। पहला पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों मैंने वही सब प्रश्न देखिए, ये भी डीएलएड पूछा गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न जो आ जाए बस मैंने वही प्रश्न लिया है। ठीक है, संप्रेषण के द्वारा विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। सेकेंड है पृष्ठ पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे संप्रेषण अंतःक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। आपका संप्रेषण क्या होता है, अंतःक्रिया के लिए क्या उत्तरदायी होता है। आपका फोर्थ पॉइंट कक्षा अध्यापन में दोनों पक्षों को क्रियाशील रखने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक, कक्षा अध्यापन में दोनों पक्षों को क्रियाशील रखने में क्या होता है, वो महत्वपूर्ण होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के विकास में सहयोग करता है। ठीक है, जो भाषा है उसकी विकास में ये सहयोग करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को पुनर्बलन तथा प्रेरणा प्रदान करने में
महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब छात्र के पुनर्बलन और जो प्रेरणा है उसको प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या दिया है कि शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण अनुभवों को बढ़ावा देता है। ठीक है, जो आपका शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण ये अनुभवों को बढ़ावा देता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों नहीं है, ये आपका कंप्लीट होता है यहीं पे दोस्तों। मैंने इसमें शिक्षण का पूरा लिया था, कहाँ से प्रश्न बन सकता है, और दोस्तों मैंने संप्रेषण से लिया था। ठीक है, ये दोस्तों आपका फर्स्ट यूनिट का 2 पॉइंट कंप्लीट होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट में जो आपकी शिक्षण विधियाँ हैं और शिक्षण के सूत्र हैं, मैं उसको लेकर पढ़ाऊँगा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों मैं एग्जाम से पहले आप लोगों का एकदम ये शिक्षण अधिगम एकदम कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप आसानी से 50 में 40 प्लस नंबर ला सकते हैं। ठीक है।